हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब हम लोग लिविंग वर्ल्ड के पहले चैप्टर के हम लोग कह सकते हैं कि जो पहला था लिविंग का कैरेक्टर, उसके बाद वाले टॉपिक पे आ गए। टॉपिक का नाम है डाइवर्सिटी, है ना। तो डाइवर्सिटी हम लोग अब देख रहे होंगे। और एनसीईआरटी के पेज को जब तुम लोग टर्न करोगे तो मैं पेज नंबर भी तुमको बता सकता हूँ कितने नंबर पेज पे हम लोग आ गए हैं। डाइवर्सिटी होगा पेज नंबर 6। तो पेज नंबर 6 पे हम लोग आ गए और ये डाइवर्सिटी है। एक मिनट में पेज आपको देख के बताता हूँ। हेलो बच्चों, ये जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं ना, ये पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हम लोगों ने लिविंग के कैरेक्टर को डिस्कशन किया। अब जो हम लोग आ रहे हैं ये छोटे छोटे इसमें सब टॉपिक होंगे। इस सब टॉपिक का नाम है डाइवर्सिटी। एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 में एक पैराग्राफ डाइवर्सिटी पे दिया हुआ होगा। उसी पैराग्राफ के कुछ लाइंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। उनमें से कुछ लाइंस को हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी किया है, लिखा है और इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये लिविंग वर्ल्ड का टॉपिक है, 11th का टॉपिक है, नीट के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो चैप्टर है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का। तो ये हेडिंग्स हम लोगों ने ऊपर में लिखे ताकि आपको बहुत कन्वीनियंट हो। जब भी आप यूट्यूब पे क्लास ढूंढते हो ना तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं डाइवर्सिटी, ये शब्द पे हम लोग रुकते हैं और टॉपिक का नाम ही है डाइवर्सिटी, है ना, इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी है तो इसको समझना है। इसको समझने के लिए बेसिकली डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन 11th में है, लेकिन डिटेल्स इकोलॉजी वाले चैप्टर में एक पूरा का पूरा हमारा चैप्टर में एक टॉपिक होगा डाइवर्सिटी, है ना। तो जब इकोलॉजी में आएंगे ना वहाँ पे हम लोग पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा चैप्टर होगा इकोसिस्टम, तीसरा एक चैप्टर ही है बायोडाइवर्सिटी। बहुत बड़ा सा चैप्टर, 3 से 4 घंटे का क्लास लगता है। लेकिन यहाँ पे 11th में चूँकि ये फर्स्ट टॉपिक में एक इसका इंट्रोडक्शन है तो यहाँ हम लोग बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन ही बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। पहला स्टेटमेंट समझ लेना, डाइवर्सिटी एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है। बायोडाइवर्सिटी क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी की हम लोग जो बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी बेसिकली लिविंग चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। बायो मतलब होता है लिविंग, है ना। तो जब हम लोग लिविंग चीज़ों के बारे में बताएंगे इनको हम लोग बायोडाइवर्सिटी का नाम देंगे। बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स भी आएंगे और एनिमल्स भी होंगे। दोनों ही ग्रुप के ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों ही होंगे। बायोडाइवर्सिटी में दोनों ही ग्रुप आ जाएंगे। तो लिविंग चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या वो आप जरा समझना। आप कहीं पे गए हो और बैठे, ठीक है, और तुम्हारे चारों तरफ तुम देखना शुरू करो। सपोज करो एक किसी बहुत बड़े तुम छत पे जाके बैठ गए, तुम्हें कुछ दूर पे एक डॉग का झुंड दिखाई देगा, वो है डॉग का पॉपुलेशन। किसी जगह पे कुछ बिल्लियाँ बैठी हुई दिखाई देगी, ये हो जाएगा कैट का पॉपुलेशन। कुछ चिड़ियाँ उड़ती हुई दिखाई देंगी, वो हो जाएगा बर्ड्स का पॉपुलेशन। पानी में पॉन्ड्स में कुछ मछलियाँ दिखाई दे देंगी, ये हो जाएंगे फिशेस और कुछ तुमको फ्रॉग दिखाई दे देंगे, ये हो जाएंगे एम्फीबियंस का पॉपुलेशन। तो तुम्हें डिफरेंट स्पीसीज दिखने लगेंगे, अलग अलग तरह के स्पीसीज दिखने लगेंगे। तो ये जो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज दिखेंगे इन्हीं को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब आ जाओ, डिफरेंट टाइप के स्पीसीज की बात कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। नंबर तो अकेला ह्यूमन बीइंग की बात हम लोग करें, होमो सेपियंस की बात करें तो अकेले ह्यूमन बीइंग का नंबर 140 करोड़ हम लोग कहते हैं इंडिया में है, नहीं 130 और 140 करोड़। तो ये नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिफरेंट स्पीसीज की बात कर रहे हैं। जैसे
कॉकरोच एक स्पीसीज हो गया, नहीं, दूसरी तरफ से मॉस्क्विटो दूसरा स्पीसीज हो गया, ह्यूमन बीइंग तीसरा स्पीसीज हो गया, काऊ चौथे स्पीसीज हो गई, डॉग पांचवा स्पीसीज हो गया, कैट छठा स्पीसीज हो गया, रैट सातवां स्पीसीज हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की बात कर रहे हैं। डिफरेंट स्पीसीज कितने मिलते हैं, तो पूरे इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात किए, और साइंटिस्ट लोग इसको ढूंढते हैं। साइंटिस्ट लोगों का काम होता है, जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं उनका काम होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को ढूंढते हैं, निकालते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तो डिफरेंट स्पीसीज की जब खोज हो रही थी, जो आज भी कंटिन्यू है, तो हमको आज के डेट में रिकॉर्डेड डाटा जो अवेलेबल है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन, 1.7 to 1.8 मिलियन। जो भी डाटाज आएगा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एनसीईआरटी बेस्ड डाटा की हम लोग बात करेंगे, 1.7 to 1.8 मिलियंस। 17 से 18 लाख स्पीसीज की जानकारी साइंटिस्ट लोगों को है। आज के डेट की अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं नाउ वी नो मोर देन 17 और इन बिटवीन 17 to 18 लैक्स। 17 से 18 लाख हमें प्लांट्स और एनिमल के अलग अलग स्पीसीज की जानकारी साइंटिस्ट को है। कैसी जानकारी है भाई? प्लांट्स और एनिमल्स के नाम को जानते हैं, उसके क्लासिफिकेशन को किया गया है, उसकी फैमिली को जानते हैं, उनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को जानते हैं, और इन सब चीज़ों को जानते ही नहीं है बल्कि इनको हम लोग एक बुक के फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में लिख के उनके कैरेक्टर को रखा गया है, ताकि कभी भी कोई अननोन स्पीसीज मिले तो इनसे हम उन कैरेक्टर को मैच करा के पहचान पाएँ कि क्या इनमें से कोई स्पीसीज है या कोई नया स्पीसीज है। तो बायोडायवर्सिटी के बारे में बताना शुरू किए। इसी तरह से जब आप प्लांट को देखना शुरू करते हैं तो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट दिखने लगते हैं। कुछ प्लांट छोटे होते हैं और उनमें ट्री वुड नहीं पाया जाता है, वुड नहीं पाया जाता है। ऐसे छोटे प्लांट्स को, वुडलेस प्लांट को हर्ब्स कहते हैं। कुछ और बड़े प्लांट होते हैं जिनमें ब्रांचिंग ग्राउंड लेवल से होने लगती है, इनको श्रब कहते हैं। इनमें भी वुड नहीं पाया जाता। कुछ और बड़े प्लांट होते हैं, ऊंचे ऊंचे प्लांट होते हैं जिनको ट्री कहते हैं, जिनमें वुड पाया जाता है। तो यहाँ पे वेरिएशंस की बात हम लोग कर रहे थे। हर्ब भी मिल रहा है, श्रब भी मिल रहा है, ट्री भी मिल रहा है। मैंगो का भी ट्री है, लीची का भी ट्री है, अनानास का भी पेड़ है, एप्पल का भी पेड़ है ना, पोमेग्रेनेट भी है, भिंडी भी है, टोमेटो भी है, आलू भी है, राइस भी है, व्हीट भी है, मेज भी है, शुगर केन भी है, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की बात कर रहे थे, और तब हम ये एक्यूमुलेट करके कह रहे थे कि द स्पीसीज नोन सो फार इज 1.7 to 1.8 मिलियन। इस डाइवर्स स्पीसीज को, प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, है ना, वायरस हो, जो हम लोग इसमें वायरस को हम लोग काउंट नहीं किए थे, बैक्टीरिया हो या दूसरे कोई प्रोटिस्टा के मेंबर हो, जितने भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इन सबको भी इंक्लूड कर लें, तो आज के डेट में नोन स्पीसीज इज 1.7 to 1.8 मिलियन। तो बायोडायवर्सिटी, इसी डाइवर्सिटी का नाम दिया गया क्योंकि ये लिविंग चीज़ों की डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसीलिए इसको बायो शब्द लगा दिया गया। और बायो वर्ड लगते ही डाइवर्सिटी के बारे में क्लियर हो गया कि जब डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो बायो लिविंग डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। और ये शब्द देने वाले साइंटिस्ट थे एडवर्ड विल्सन, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट नाम एडवर्ड विल्सन का, इन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया और ये शब्द था बायोडायवर्सिटी। तो हम लोग यहाँ पे डाइवर्सिटी में ये पॉइंट को घेर के रख दिए, बायोडाइवर्सिटी। तो सो मेनी डिफरेंट एनिमल्स, है ना, सो मेनी डिफरेंट प्लांट, बहुत से प्लांट्स हैं, बहुत से एनिमल्स हैं, वैराइटीज़ का नाम लिखे हैं, डॉग्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, इन सभी को मिला के बायोडाइवर्सिटी कह दिए। डाइवर्सिटी अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम किसी जंगल में चले जाएं जहाँ पे कि रेन फॉरेस्ट है, मतलब बहुत बारिश होती है सालों भर, वहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे। ऐसे डेंस फॉरेस्ट में प्लांट के स्पीसीज भी अलग होंगे और मिलने वाले एनिमल्स भी अलग अलग तरह के होंगे। फिर हम लोग डेजर्ट एरिया में चले गए। डेजर्ट एरिया
एक हैबिटाट अलग हो गया। एक डेंस फॉरेस्ट की बात की है, कैसा रेन, जहाँ पे रेन फेड फॉरेस्ट था, जहाँ पे बहुत बारिश होती थी। हम लोग ये मिज़ोरम की बात कर लो, नहीं, या हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो, तो नॉर्थ ईस्ट में बारिश ज़्यादा होती है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात कर लिए, सिक्किम की बात कर लिए, तो ये अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग हम लोग कह सकते हैं एरिया में डाइवर्सिटी अलग अलग मिलने का कारण वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकता है। डेजर्ट एरिया में गए तो अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल मिले, यहाँ पे कैमल मिल रहा होगा, लेकिन नॉर्मल लैंड एरिया में, टेरेस्ट्रियल एरिया में कैमल नहीं मिलेगा। तो फिर हम लोग चले गए किसी स्नोई एरिया में, जहाँ पे माउंटेन है, स्नो है, स्नोफॉल होता रहता है, सालों भर बर्फ जमी रहती है, वहाँ भी पहुँच गए, वहाँ भी तुमको डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी दिखाई देगी। तो बायोडाइवर्सिटी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्लेस टू प्लेस डिफर करेगा, और जितने भी हैबिटाट होंगे ना, इसमें अपने इसके तरह के बायोटा होंगे, लाइफ होंगे, है ना। बायोटा मतलब होता है लाइफ, अलग अलग तरह के लाइफ पाए जाएंगे। पानी में एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाएंगे, पानी में एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाएंगे, लेकिन जंगल में जंगली एनिमल्स पाए जाएंगे, और ऊपर एयर में बर्ड्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज की जो हम लोग बात करते हैं, ये डिफरेंट बायोटा की बात करते हैं, ये डिफरेंट हैबिटाट पे डिपेंड करता है कि किस हैबिटाट की हम लोग बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन, अब देखो ये IUCN का फुल फॉर्म मेडिकल में पूछा था। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इस एन से दो वर्ड है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, हमको कंजर्व करना है, बचाना है, किसको? नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचर को भी और नेचुरल रिसोर्सेज को भी। मतलब एक जंगल को बचाना है तो नेचर हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज जंगल में मिलने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को भी बचाना है, नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हम लोग कहते हैं एब्रिविएशन फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म पूछा है, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, IUCN। इसका नया नाम बदल के हो गया है, IUCN को WCN, वर्ल्ड कंजर्वेशन हम लोग नाम दे दिए, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। आज के डेट में IUCN का नया नाम आ गया WCN, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इसका नाम था इंटरनेशनल, ध्यान से फिर देखना है, यूनियन ऑफ कंजर्वेशन। किसका कंजर्वेशन? ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये IUCN का, इसी के अनुसार, IUCN के अनुसार ही हम लोग कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ स्पीसीज, ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड सो फार, जिसको हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसकी जानकारी साइंटिस्ट लोगों को है, वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1.7 to 1.8 मिलियन इज इन्फॉर्म थ्रू, और कई तुमको रिसोर्सेज का नाम दे देगा, तो तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा इट इज IUCN। दूसरा क्वेश्चन यहां बनता है मीनिंग ऑफ IUCN, फुल फॉर्म ऑफ IUCN। तीसरा क्वेश्चन बनता है न्यू नेम ऑफ IUCN। चौथा क्वेश्चन पूछता है IUCN कंसिस्ट ऑफ ओनली प्लांट, ओनली एनिमल, ऑल द लिविंग स्पीसीज ऑफ दैट एरिया। तो ये हम लोग जाने, एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, न्यू स्पीसीज आर कंटिन्यूअसली एडेड। अब जरा बात से समझो, हम लोग अमेज़न के जंगल में चले गए, अमेजोनियन डेंस फॉरेस्ट में, आज तक सारे प्लांट और एनिमल का पता नहीं चल पाया। हम लोग अमोनियन हम लोग कहाँ चले गए? हम लोग अमेज़न के जंगल में चले गए, जहाँ पे आज भी बहुत से नए प्लांट और एनिमल हमको मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या कह रहे थे, IUCN का फुल फॉर्म बताया आपको, IUCN का नया नाम बताया। तो यहाँ पे 3 मेडिकल के क्वेश्चंस बन रहे थे, है ना। नेम ऑफ IUCN तो एकदम याद रखना है, क्या नाम होगा? इंटरनेशनल, है ना, किसका? यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन है। और कंजर्व करना है, किनको कंजर्व करना? नेचर को भी और नेचुरल रिसोर्सेज को भी। तो ये पूरा का पूरा तुम्हारे लिए IUCN का फुल फॉर्म एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, है ना। तो ये पूरा का पूरा तुमको वर्ड याद रखना है, IUCN। अकॉर्डिंग टू IUCN कितने स्पीसीज मिले? तो तुमको ये भी याद हो गया, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हमको मिले। एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, हम लोग कहते हैं कि हम लोग चले गए अमेजोनियन जंगल में, है ना। और जब वहाँ पहुँचे तो दुनिया के सबसे ज़्यादा
बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया में पहुंच गए जहां सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले प्लांट और एनिमल मिलते हैं। लेकिन जब उस फॉरेस्ट में पहुंचते हैं ना, तो 1, 2, 5, 10, 15 किलोमीटर के बाद ये डेंस फॉरेस्ट इतना डेंस है, घने जंगल हैं, जंगली जानवर पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, लाइफ में थ्रेट होने लगता है। और लाइफ का थ्रेट ऐसा वैसा नहीं, बहुत डेंजरस थ्रेट होता है, और आप महीनों जब ढूंढते हैं तब जाके आपको नए प्लांट और एनिमल का पता चल पाता है। तो कोई भी साइंटिस्ट बहुत जब पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद वो अपने लाइफ को इतना रिस्क में डालने का प्रयास नहीं करते हैं, इसीलिए और बिना घने जंगल में गए हमें नए प्लांट और एनिमल। अब बाहर में तो जो प्लांट कॉमन दिख रहे हैं सब ढूंढे जा चुका है, हम देख के बता देते हैं ये राइस है, ये व्हीट है, ये मैंगो है, कॉमन आदमी भी नाम बताने लगते हैं, मतलब ये सारे प्लांट ढूंढ के रखे जा चुके हैं, एनिमल भी ढूंढे जा चुके हैं। तो नए प्लांट और एनिमल को ढूंढना बहुत कठिन काम है, लेकिन आज भी बहुत से प्लांट और एनिमल के बारे में साइंटिस्ट को कोई जानकारी नहीं है। इनकी जो हम लोग जानकारी ऐड करते हैं तो कह सकते हैं ना कि ये फिगर बढ़ता जा रहा है, मतलब नोन फिगर जो हमारे पास अभी है, हर दिन कुछ कुछ नए स्पीसीज का पता चलता है, हर दिन इसमें इजाफा होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज आर बीइंग एडेड ईच एंड एवरी डे विद द हेल्प ऑफ साइंटिस्ट, है ना, साइंटिस्ट का ये काम होता है। तो ये कब हो पाता है? जब हम किसी नए जगह को एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं, वहां पे जाके काम करते हैं। एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज, न्यू स्पीसीज आर एडेड, है ना, न्यू स्पीसीज आर कंटिन्यूअसली एडेड एंड सम स्पीसीज आर लॉस्ट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पीसीज ऐड ही हो रहे हैं, कुछ स्पीसीज तो परमानेंट इस दुनिया से समाप्त हो जाते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ये परमानेंटली लॉस्ट हो जाते हैं। कई बार तो हमारे बिना जाने हम जानते भी नहीं हैं कि एक इवोल्यूशन में कौन सा स्पीसीज आया और इनमें से कुछ स्पीसीज फाइनली लॉस्ट भी हो चुका। ऐसे भी बहुत से स्पीसीज का पता चला है जिनके बारे में हम लोग साइंटिफिकली नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि हम उनको देख ही नहीं पाए। तो उनके बारे में पता कैसे चला? फॉसिल्स के द्वारा। उनके बॉडी के प्लाट हमको बहुत सालों के बाद मिले, उन फॉसिल्सों के द्वारा हमें उनका पता चला। तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर बीइंग लॉस्ट ऑल्सो, है ना। सो देयर वॉज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेम्स। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, ये है तुम्हारे नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत। क्या जब हम एक नए प्लांट को देखेंगे तो उसका नाम रखेंगे या नहीं रखेंगे? एक नए एनिमल को ढूंढेंगे तो उसका नाम रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अब तुम जरा सोचो कि जब पहली बार लोग टाइगर को देखे थे, टाइगर को टाइगर या बाघ नहीं कह के अगर उसको मंकी या बंदर कह दिए होते, तो आज मंकी और बंदर बोलते ही तुम्हारे सामने कौन सा फेस आता? टाइगर का आता? नहीं आता। मंकी बोलते तो तुमको टाइगर जो दिख रहा है वो तुमको स्ट्राइक करता। बंदर बोलते क्योंकि पहली बार जो लोग इसको देखे थे वो इसका नाम टाइगर या बाघ रखे। अगर वो उसी दिन इसका नाम क्या रख देते? मंकी रख देते, बंदर रख देते, तो आज हम लोग बंदर के रूप में टाइगर को देख रहे होते। तो नोमेनक्लेचर, नाम रखना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। अब तुम सोचो, तुम एक चिड़िया देख रहे हो, कोयल, इसका नाम रखे होते गधा। नहीं, इस कोयल को अगर गधा हम लोग शुरू में कह दिए होते तो आज गधा बोलते ही सबको कोयल चिड़िया नजर आती। नहीं, ऐसे ही अगर गाय को हम लोग, गाय है हमारे पास, काऊ है, इसका नाम डॉग रख दिए होते तो डॉग बोलते तो तुम्हें अपने घर का प्यारा प्यारा कुत्ता नजर नहीं आता, आसपास चढ़ने वाली गाय, काऊ नजर आ जाती। मतलब क्या है, जरा सोचो, हम जो बात कर रहे हैं इस पर ध्यान से सोचना। नेमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नाम रखा गया ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज होती है। इस नाम को रखने के प्रोसेस को नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो नेमिंग ऑफ ए स्पीसीज इज नोन एज नोमेनक्लेचर। तो यही हम लोग पॉइंट पे आ गए। तो क्या नाम रखेंगे? अब देखो, किसी के घर में एक बच्चा हुआ छोटा सा, थोड़ा मोटा हुआ, तो लोगों ने कह दिया गोलू है। दूसरा उधर से आया बोला मोलू है। तीसरा आया बोला मोटू है। अब देखो तो बेचारे बच्चे का क्या दोष? गोलू भी हो गया, मोलू भी हो गया, मोटू भी हो गया, फैटू भी हो गया।
मतलब क्या हुआ, अभी तक जितने लोग आ रहे थे फिर मम्मी पापा उसका एक नाम रखे, बोले नहीं नहीं मेरा बेटा का नाम सौंदर्य रखो, बड़ा सुंदर है देखने में, सौंदर्य रख दिया गया। तो नाम एक ही प्लांट या एनिमल का बहुत सा नाम रखा गया। मज़ा तो तब आता है जब आप एक ट्रेन में बैठते हो, खटारा ट्रेन में बैठ जाओ। खटारा ट्रेन मतलब समझते हो, ऐसी ट्रेन जो सारे स्टेशन पे रुकती हुई जाती है और हाथ में एक चाइना रोज या अड़हुल का फूल ले लो और एक कॉपी और एक कलम ले लो, हर स्टेशन पे उतरो और वहाँ पे दिखने वाले लोगों से पूछो सर इस फ्लावर का फूल का नाम बताइए, अपनी भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में। कोई इसका नाम अड़हुल बोलेगा, कोई इसको गुड़हल बोलेगा, कोई इसको पद्मश्री बोलेगा, कोई इसको पद्मचारिणी बोलेगा। तो पूरे इंडिया में जितने स्टेशन पे रुकोगे, अलग अलग जगह पे जाते जाते एक कॉपी भर जाएगी उसी एक फ्लावर के डिफरेंट नाम से। ये जर्नी अगर पूरी दुनिया की करें, पूरे वर्ल्ड की करें, तो एक कॉपी क्या, इतने मोटी कॉपी भर जाएगी एक ही प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट नाम से। अब तुम ये सोचो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला था, इंडिया के लोग भी गए, चाइना के लोग भी गए, जापान के लोग भी गए, अमेरिकन साइंटिस्ट भी गए, सारे साइंटिस्ट पहुंचे और हम कहना चाहते हैं किसके बारे में, पोटैटो, आलू के बारे में कुछ समझाना चाह रहे थे, हम मंकी के बारे में कुछ समझाना चाह रहे थे। हम उठे एंड आई स्टार्टेड टू टॉक अबाउट मंकी और स्टार्टेड टू टॉक अबाउट पोटैटो। कोई आदमी पोटैटो को अलग अलग नाम से जानता है, वो पोटैटो को इंग्लिश नेम इज़ नॉट यूनिवर्सल नेम। हम अगर इंग्लिश में पोटैटो बोले तो जरूरी नहीं है कि दुनिया के सारे लोग समझ गए। चाइनीज़ लोग नहीं समझेंगे, जापानीज़ लोग नहीं समझेंगे, रशियन लोग नहीं समझेंगे। बहुत कम कंट्री में ही इंग्लिश बोली जाती है और लिखा जाता है, तो बाकी के रीजनल लैंग्वेज में लोग नहीं समझ पाए। तो एक हमको किसी भी प्लांट या एनिमल का नाम जब देने की बात हुई तो क्या बोला गया कि सब कोई अपने अपने मन से नाम दे दीजिए। तो हम लोग आम रख दिए, उसी का नाम कुछ दूसरे जगह पे लोग हैमो रख दिया, तीसरे जगह पे गए गैंगबो रख दिया, तो एक ही चीज़ का दुनिया भर का नाम रख दिया गया। लेकिन ये जो नाम रखा गया, आलू का नाम पपेटा रख दिया गया, आलू को आलू गड्ढे भी कह दिया गया कन्नड़ में, आलू को पपेटा भी बोल दिया गया। तो अलग अलग जगह पे चीज़ों का अलग अलग नाम रखा जाता था। ये नाम रखने की परंपरा बड़ी कठिन थी। अब आपको कितना नाम आप याद रखेंगे, तो कहाँ पे परेशानी हो गई। तो जब ऐसा प्रॉब्लम देखा गया तो साइंटिस्ट को बोला गया कि नहीं, जब भी आप एक नए प्लांट और एनिमल को ढूंढिएगा आपको एक स्टैंडर्ड नाम रखना होगा, एक स्टैंडर्ड नाम रखिएगा। इस नेमिंग को आप पहले प्लांट या एनिमल को ढूंढ के आइडेंटिफाई कीजिएगा। आइडेंटिफाई करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर आपको उसका नोमेनक्लेचर रखना होगा, तब उसको अपना नेमिंग करेंगे। तो आइडेंटिफाई करेंगे उसको और उसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे, जैसे तैसे नाम नहीं रखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद तो यहाँ पे एक वर्ड हम लोग लिखे होंगे आइडेंटिफिकेशन। प्लांट्स को ढूंढने के बाद इसका आइडेंटिफिकेशन करना होगा और आइडेंटिफिकेशन के बाद हम इसका एक नाम रखेंगे। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नाम। ये स्टैंडर्ड नाम होगा जो कि प्रिवेलेंट हो जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया के सारे साइंटिस्ट को कुछ नियम बताया गया कि इन्हीं नियम के आधार पे आप प्लांट या एनिमल का नाम रखेंगे। तो therefore for better understanding of biodiversity, scientists have established a definite system और principle, कुछ नियम बनाए गए and procedure turn all over the world। procedure बताया गया, process बताया गया कि आप नाम कैसे रखेंगे। so an international accepted system for naming, और तब सभी दुनिया के साइंटिस्ट लोग मिलके बोले कि नहीं, एक इंटरनेशनल नियम बनाया जाएगा और इसी को कहा जाएगा नोमेनक्लेचर। तो देखो ये हो गया, नेम रखने की परंपरा को नोमेनक्लेचर कह देंगे, नाम रखने की परंपरा को नोमेनक्लेचर कह देंगे। तो ये डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और एक छोटा सा एग्जाम्पल डाइवर्सिटी का यहाँ पे लिखे हैं। जब हम लोग एंड्स को देखते हैं ना, चींटी और चींटियों को देखते हैं, तो इसकी कितनी वैरायटी होगी। तो तुम कोई सफ़ेद देखे होगे, कोई लाल देखे होगे, कोई काला देखे होगे। भैया 20,000 वैरायटीज स्पीसीज आर अवेलेबल ऑफ एंड्स। चींटियों की 20,000 स्पीसीज अवेलेबल है, भौरों की, बीटल्स की 3 लाख स्पीसीज अवेलेबल है, फिशेस की 28,000 स्पीसीज अवेलेबल है, ऑर्किड्स प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट है,
ये नॉर्थ ईस्ट का प्लांट है, इंडेंजर्ड प्लांट होने के बावजूद भी 20,000 स्पीसीज इसका अवेलेबल है। चावल हम लोग खाते हैं, इसमें 50,000 तरह के स्ट्रेन वाले चावल पाए जाते हैं। स्ट्रेन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। मैंगो में 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो अवेलेबल है। तो ये जो हम लोग बता रहे हैं, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के चलते बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स का पता चला, लेकिन इन प्लांट्स और एनिमल को अब हम एक स्टैंडर्ड नाम देंगे। इस स्टैंडर्ड नाम देने की परंपरा को हम नॉमेनक्लेचर कहेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्लास किसका होगा? नॉमेनक्लेचर का होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वीडियो फॉर नॉमेनक्लेचर। तो देखो हम लोग छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, तुमको जो देखना है, सीक्वेंस में सारा सिलेबस है, सीक्वेंस में एनसीईआरटी के चल रहे हैं, तुमको देखना है और छोटे छोटे चीज़ों को समझना है। पहली बार आपको वक्त लगेगा समझने में, दोबारा आप फास्ट करके यूट्यूब पे देखेंगे, बहुत तेज़ी से देखेंगे, रिवीजन होगा और आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। थैंक यू।